प्रिय विद्यार्थियों, आज इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी की। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को बेसिक सैलरी के साथ साथ कुछ भत्ते भी मिलते हैं। कई प्रकार के भत्ते होते हैं और उन भत्तों में से कुछ कर योग्य होते हैं, कुछ कर मुक्त होते हैं और कुछ आंशिक रूप से कर मुक्त होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हैं तो 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे तक, अधिकतम 2 बच्चों के लिए तो कर मुक्त होता है, और उससे अधिक राशि यदि किसी कर्मचारी को मिल रही है तो वो कर योग्य होती है। तो इसी तरीके से कुछ और भत्तों में सबसे लास्ट में अपन ने जो भत्ता कैलकुलेट करना सीखा था वो था HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस की टैक्स फ्री राशि कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, और जिसे कि हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना हुआ था, ये सारी बातें अपन ने पिछली क्लास में की थी। आज अपन इनकम फ्रॉम सैलरी में खास तौर से बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी की। तो ग्रेच्युटी से पहले देखिए वेतन के स्थान पर लाभ। अब ये वेतन के स्थान पर लाभ जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं, क्या होता है कि निम्नलिखित लाभ या प्राप्तियां वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती हैं और ये वेतन के स्थान पर लाभ कहलाती हैं। जैसे करदाता को अपनी वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि। वर्तमान नियोक्ता का तात्पर्य होता है जहां पर कर्मचारी एट प्रेजेंट में, यानी जिस समय हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय पर कार्य कर रहा है, कार्यरत है, तो वो वर्तमान नियोक्ता। और यदि कोई कर्मचारी कहीं से पहले रिटायर हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है, तो जहां से वो सेवानिवृत्त हो चुका है वो उसका भूतपूर्व नियोक्ता कहलाता है, भूतपूर्व नियोक्ता। और भूतपूर्व नियोक्ता से भी यदि कोई राशि उसे प्राप्त होती है तो यहाँ वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पर, नियोक्ता से प्राप्त व्यक्तिगत भेंट अथवा उपहार कर्मचारी के लिए कर मुक्त होती है। याद रखना है कि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से पर्सनल यदि कोई भेंट या उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो वो कर्मचारी के लिए कर मुक्त है। लेकिन ये अपन आगे चर्चा करेंगे कि भेंट या उपहार का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 5,000 रुपये से अधिक की कोई वस्तु उपहार में दी जाती है तो फिर वो कर योग्य हो जाएगी, ये बाद में बात करेंगे। एक यहाँ पर पॉइंट आता है महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी की मेन इंश्योरेंस कहलाता है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के अंतर्गत यदि कर्मचारी को कोई राशि प्राप्त होती है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अब हम मेन मुख्य बात पर आते हैं, ग्रेच्युटी। देखिए ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी को हिंदी में उपादान भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेच्युटी है कि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण के समय उसकी सेवाओं का पारिश्रमिक अथवा पारितोषिक ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। तो इस एक इतनी सी बात से पहले तो ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेच्युटी कहते किसे हैं, कि ग्रेच्युटी वो राशि है जो कर्मचारी को अवकाश के समय मिलती है, रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है। रिटायरमेंट के टाइम पर जो कर्मचारी को ये पैसा मिल रहा है ये एक तरह से उसका अवार्ड है, पारितोषिक यानी अवार्ड है, इनाम है। किस बात का इनाम है कि उस कर्मचारी ने लगातार 10 साल 15 साल 20 साल तक किसी एक नियोक्ता के यहाँ काम करते हुए अपना सारा जीवन वहाँ पर उसकी नियोक्ता की सेवा में लगा दिया है। इस बात का ये एक अवार्ड मिलता है जिसको हम ग्रेच्युटी कहते हैं। अब इनकम टैक्स के अंतर्गत, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत इस मिलने वाली ग्रेच्युटी में से कितनी राशि कर योग्य है, कितनी राशि कर मुक्त है, इसकी चर्चा करते हैं। और इसकी चर्चा करने के लिए ग्रेच्युटी को सबसे पहला काम देखना पड़ेगा कि ये ग्रेच्युटी जो कर्मचारी को मिल रही है
वो कर्मचारी प्राप्त करने वाला कर्मचारी किस प्रकार का है। पहला, सरकार या स्थानीय सत्ता अथवा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी मिलती है वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है, संपूर्ण राशि। किसके लिए? यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो क्वेश्चन को पढ़ करके ये तय करना है कि कर्मचारी रिटायर हो रहा है क्या, अगर रिटायर हो रहा है तो उसे ग्रेच्युटी मिल रही है क्या, यदि उसे ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो कौन सा कर्मचारी है जो रिटायर हो रहा है, यदि वो सरकारी कर्मचारी है अथवा स्थानीय सत्ता लोकल बॉडी का कर्मचारी है अथवा सुरक्षा सेवाओं का कर्मचारी है, तो ऐसे कर्मचारियों को जितनी ग्रेच्युटी मिलेगी सारी की सारी टैक्स फ्री है। हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल एक नोट लगाना है कि ये सारी राशि सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसके लिए कर मुक्त है। दूसरा हम देखते हैं कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होने वाले कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी। और तीसरे, अन्य कर्मचारी अर्थात ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। तो अब एक समस्या ये होती है कि कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू किन पर होता है? कारखानों पर, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, खान यानी माइंस, बागान, तेल क्षेत्र और बंदरगाह और रेल कंपनी, इन सब के कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। याद रखना है, कौन से कर्मचारी? कारखाने का कर्मचारी, खान का कर्मचारी, बागान का कर्मचारी, तेल क्षेत्र का कर्मचारी या बंदरगाह का कर्मचारी अथवा रेल कंपनी का कर्मचारी। इनका यदि कोई कर्मचारी है तो उस पर निश्चित रूप से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होगा। इसके अलावा यानी इनके अलावा कारखाने, खान, बागान, तेल क्षेत्र, बंदरगाह और रेल कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान का यदि कर्मचारी है तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम तभी लागू होगा जबकि उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या 10 या अधिक हो। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का कर्मचारी है और उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में 10 अथवा अधिक कुल कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां के समस्त कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो जाएगा। अब यदि इनमें से कोई भी कर्मचारी नहीं है तो वो कर्मचारी फिर अन्य कर्मचारी कहलाएगा, अर्थात ऐसा कर्मचारी जिस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। तो अब ये 3 कैटेगरी के कर्मचारी हो गए। पहला, सरकारी कर्मचारी, दूसरा, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होने वाले कर्मचारी और तीसरे, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होने वाले कर्मचारी। तो हमें सबसे पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ करके ये स्थिति तय करनी पड़ेगी कि वो कर्मचारी कौन सा है इन तीनों में से। यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो पूरी राशि कर मुक्त हो जाएगी। यदि वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत यानी लागू होने वाला कर्मचारी है अथवा लागू नहीं होने वाला कर्मचारी है तो उसको मिलने वाली ग्रेच्युटी में से आंशिक कर मुक्त होती है। आंशिक कर मुक्त का मतलब ये हुआ पार्टली टैक्स फ्री, कि कुछ राशि तो कर मुक्त होती है और कुछ राशि उसकी कर योग्य होती है। अब ये कुछ राशि कितनी कर मुक्त होती है, कितनी कर योग्य होती है, इसकी गणना करना अपन सीखते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए कि ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना। यहाँ पर अपन जो सीखने वाले हैं वो है ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना। कर मुक्त राशि की गणना जबकि अधिनियम लागू हो, यानी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो और जबकि अधिनियम लागू न हो, इन दोनों को कंपैरेटिवली अपन देख रहे हैं। ये लाइन है बीच में, कंपैरेटिवली देख रहे हैं। कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक तरीके से, ताकि ये फर्क पता रहे। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? कर मुक्त राशि। कब? जबकि अधिनियम लागू हो। कब? जबकि अधिनियम लागू न हो। तो पहले बात करते हैं, अधिनियम लागू हो तो 3 तरह की राशियां हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर फर्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड। नंबर सेकंड, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए। नंबर थर्ड, एक फॉर्मूला है, सर्विस ईयर इंटू 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी प्लस डीए। सैलरी प्लस डीए यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक है, इन तीनों में से जो कम वाली राशि है वो कर मुक्त हो जाएगी
उपरोक्त तीनों में से कम वाली राशि कर मुक्त हो जाएगी। अब यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं हो रहा है तब भी कर मुक्त राशि की गणना करने के लिए 3 ही पॉइंट है। देखिए, अमाउंट रिसीव्ड की जगह अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम रुपीज 20 लाख, यहां पर भी मैक्सिमम रुपीज 20 लाख, यानी पहले और दूसरे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क क्या है कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए प्रत्येक नियोक्ता के लिए लागू हो रहा है, यानी कर्मचारी अपने जीवन काल में जितनी बार रिटायर होगा, अब कोई कर्मचारी एक से ज़्यादा बार भी रिटायर हो सकता है, कि मान लीजिए कि 10 साल किसी कर्मचारी ने एक कंपनी में नौकरी की और उसके बाद 8 साल दूसरी कंपनी में नौकरी की, फिर 5 साल तीसरी कंपनी में नौकरी की, तो अब तीसरी कंपनी में जब रिटायर हो रहा है तो उससे पहले भी 2 बार वो रिटायर हो चुका है। तो प्रत्येक बार यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो रहा है तो प्रत्येक बार जब वो रिटायर होगा तो ये मैक्सिमम अमाउंट कितनी रहेगी? 20 लाख। लेकिन यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं हो रहा है तो ये 20 लाख रुपए में से पहले जितना कर मुक्त हो चुका है वो घटा दिया जाएगा, शेष राशि उसकी यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट कहलाएगी। और इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कर्मचारी के जीवन काल में फॉर द होल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय ₹20 लाख ग्रेच्युटी मैक्सिमम डिडक्टेबल और टैक्स फ्री होती है। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ देखिए कि यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं हो तो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत कंप्लीट सर्विस ईयर, यहां ले रहे हैं हम सर्विस ईयर जबकि यहां ले रहे हैं कंप्लीट सर्विस ईयर। ये मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहां ले रहे हैं सर्विस ईयर, यहां ले रहे हैं कंप्लीट सर्विस ईयर। दोनों में क्या अंतर हुआ? सर्विस ईयर का मतलब होता है कि 6 माह से अधिक सेवा यदि है तो उसका पूरा वर्ष माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 19 वर्ष और 7 महीने तक सेवा करने के बाद रिटायर हुआ तो 19 वर्ष 7 महीने की जगह यहाँ पर कितना मानेंगे? सर्विस ईयर में 20 मानेंगे, 20 ईयर सेवा मानेंगे। जबकि कंप्लीट सर्विस ईयर यदि ले रहे हैं तो राउंडेड नहीं करना है, अर्थात 19 वर्ष 7 महीने में से 7 महीनों को छोड़ देंगे और कंप्लीट सर्विस ईयर कितने में? 19 वर्ष। फिर लेना है 15/26, फॉर्मूले में फिक्स है, जबकि यहां लेना 1/2 यानी आधा। फिर यहां लेनी है पिछले महीने लास्ट मंथ सैलरी। लास्ट मंथ सैलरी का मतलब हुआ जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है उससे ठीक पिछले महीने की सैलरी लेनी है, जबकि यहां पर लेनी है आपको एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कौन सी? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने का वेतन और उसका औसत। फिर इस सैलरी में बेसिक सैलरी और डीए हमेशा शामिल होता है और कमीशन शामिल नहीं होता है, जबकि यहां पर 10 महीने की जो सैलरी लेंगे उसमें बेसिक सैलरी लेंगे प्लस डीए तभी जोड़ेंगे जबकि सेवा शर्तों के अनुसार है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स भी जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट बहुत अलग है, दूसरा पॉइंट भी अलग है। तो यदि हमने ये निर्धारण नहीं किया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, यदि हमने ये निर्धारण नहीं किया या ये गलत निर्धारण कर लिया तो हमारे ये फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, ये ठीक से निर्धारण करना है। फिर यदि अधिनियम लागू नहीं हो रहा है तो इन 3 में से सबसे कम वाली राशि कर मुक्त होगी, और यदि अधिनियम लागू हो रहा है तो इन 3 में से सबसे कम वाली राशि कर मुक्त होगी, और तीनों में से सबसे कम वाली राशि को कर मुक्त करने के बाद यानी प्राप्त राशि कितनी है ग्रेच्युटी की, उसमें से कर मुक्त राशि घटाने के बाद जो बची रहती है वो कर योग्य राशि कहलाती है। तो इस तरीके से हम ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है उसमें कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग ग्रेच्युटी, केवल ग्रेच्युटी वाले क्वेश्चन को हल करके ये देखें कि ये नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट लिखें ताकि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं। बाकी की सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी की बाकी की बातें अपन अगले चैप्टर में करते हैं। जब तक के लिए
धन्यवाद।